अभी तक का सबसे डिबेटेबल इशू ये है कि अगर हम किसी को गारंटी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल गारंटी या फिर कॉर्पोरेट गारंटी, तो क्या वो सर्विस की कैटेगरी में आएगा, और अगर हम इसको सप्लाई मानेंगे तो किस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे या फिर किस रेट पे टैक्स लगेगा, और तो और किसको देना होगा, डेट इज अंडर रिवर्स चार्ज या फिर फॉरवर्ड चार्ज। तो इसी रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट इशू किए हैं। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेकजी में, और मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर इशू किया, डेट इज सर्कुलर नंबर 204/16/2023, जिसमें उन्होंने दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। डेट इज प्रॉब्लम नंबर 1, whether the activity of providing personal guarantee by the director of a company to a banking or financial institution for sanctioning of credit facility to the said company without any consideration will be treated as supply of service or not, and whether the same will attract GST or not। बोले तो अगर कोई डायरेक्टर कोई पर्सनल गारंटी देता है फॉर लोन इन अ कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर, तो इस केस में क्या ये एक सर्विस है, और अगर हाँ तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को भी हमें समझना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन ए और सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन। उसके बाद सेक्शन 7 जो डिफाइन करता है कि व्हाट इज सप्लाई, उसके शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई सप्लाई करते हैं, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, किसको करते हैं, टू अ रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे कोई कंसिडरेशन लिया हो या ना लिया हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। अब जब ये सर्विस सप्लाई की कैटेगरी में आ गई है तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस वैल्यू पे जीएसटी लेवी होगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे रूल 28 ऑफ द सीजीएसटी, जो बताता है किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा अगर किसी रिलेटेड पर्सन को हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो एज पर रूल 28 क्लॉज 1, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, यानी कि वो वैल्यू जो मार्केट में हमें पे करनी पड़ती अगर हम ये सेम सर्विस किसी अनरिलेटेड पर्सन से लेते। मगर एज पर आरबीआई मैंडेट, director cannot charge any consideration and hence open market value of this transaction is zero। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्टर अपनी कंपनी को कोई पर्सनल गारंटी देता है तो वो सर्विस तो है बट टैक्स कोई नहीं लगेगा, मगर उस डायरेक्टर ने कंपनी से कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विस, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। यानी कि अगेन द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। दैट इज जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो वो आपसे रिम्यूनरेशन या किसी भी कंसिडरेशन का जो कंपनी ने एक डायरेक्टर को दिया है उस पर जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। इसी में एक और सिचुएशन आती है कि क्या होगा अगर जिस डायरेक्टर ने कंपनी के लिए गारंटी दिया हो और वो आगे जाके उस कंपनी को छोड़ देता है। तो इस केस में अगर डायरेक्टर को कोई भी रिम्यूनरेशन या कंसिडरेशन मिलता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 2 एंड द मोस्ट ट्रिकी वन, दैट इज क्या होगा अगर कोई पर्सन किसी रिलेटेड पर्सन के एवज में किसी कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी दे देता है, या फिर कोई रिलेटेड कंपनी अपनी दूसरी रिलेटेड कंपनी के लिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी दे देती है to the bank or financial institution for sanctioning of credit facility to the said company without any consideration will be treated as supply of service or not, and whether the same will attract GST or not। So in this case, when the corporate guarantee is provided by the company to bank or financial institution for providing credit facility to the other company where both the companies are related, the activity is to be treated as supply of service between related party as per the GST, चाहे इसके लिए उन्होंने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज ना किया हो। रिलेटेड ईयर मीन होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। और तो और अगर कोई पर्सन किसी रिलेटेड पर्सन की वजह से कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, चाहे पैसे लिए हों या नहीं।
So in this case, for determining the value of supply, the government has inserted clause number 2 in Rule 28 of the Valuation Rule in GST White Notification number 52/23 dated 26/10/2023. अब ये रूल क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in sub rule 1, that is चाहे रूल 28 के क्लॉज 1 में कुछ भी लिखा हो, the value of supply of service by a supplier, सप्लायर बोले तो वो पर्सन जिसने रिलेटेड पार्टी की वजह से गारंटी दी हो या फिर वो रिलेटेड कंपनी जिसने गारंटी दी हो, टू अ रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन, यानी कि सर्विस रिसीवर कंपनी होगी अगर उसने एक रिलेटेड कंपनी को गारंटी दी है, या फिर वो रिलेटेड पर्सन होगा जिसकी वजह से किसी पर्सन ने कंपनी को गारंटी दी, by way of providing corporate guarantee to any banking institution or financial institution on behalf of the said recipient shall be deemed to be 1% of the amount of such guarantee offered or the actual consideration whichever is higher, यानी कि जितनी की भी आपने गारंटी दी है, से फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की, तो 1% के हिसाब से 1 करोड़ या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन जो आपको कंपनी ने पे किया है, whichever is higher, आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस बन जाएगी। और तो और इसमें दो बातें और क्लेरिफाई की हैं, डेट इज रूल 28 क्लॉज 2 डायरेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, और रूल 28 क्लॉज 2 के हिसाब से जो भी वैल्यू निकलेगी वही टैक्सेबल होगी, चाहे सर्विस रिसीवर को आईटीसी का बेनिफिट मिले या ना मिले। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेरे हिसाब से अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सर्विस देती है तब तो ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंपनी रजिस्टर्ड होगी और तो और सर्विस रिसीवर कंपनी को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। मगर जब कोई पर्सन किसी रिलेटेड पर्सन की वजह से किसी कंपनी के लिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी देता है, तो सर्विस प्रोवाइडर हुआ वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है एंड सर्विस रिसीवर हुआ वो रिलेटेड पर्सन। तो यानी अगर रिलेटेड पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं, दैट इज सिंस रिवर्स चार्ज की कोई बात नहीं की गई है तो क्या ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इफ टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। सिंस कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं बताया गया है तो क्या 18% के हिसाब से इस पे टैक्स लगेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट आगे और भी क्लियर क्लैरिफिकेशन लाएगी फॉर दिस ट्रांजैक्शन, अदरवाइज कॉर्पोरेट गारंटी देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे।